नमस्कार साथियों। मोदी जी के समाधि का राज क्या है? आखिर जिस स्थान पर मोदी जी समाधि लेने के लिए गए हैं उसका आरएसएस से क्या संबंध है? मोदी जी जिस स्थान पर वो समाधि ले रहे हैं उसका हिंदू धर्म से मान्यता कैसे जुड़ करके आ रही है, इसके बारे में भी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वहीं पर इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस स्थान का शिकागो सम्मेलन से क्या कनेक्शन है। आखिरकार इस स्थान को कांग्रेस से बनाने से मना क्यों कर दिया था, इसके बारे में भी आज हम खुल करके चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। क्या मोदी जी मेडिटेशन करने के बाद 2024 का चुनाव जीत जाएंगे? क्यों विपक्षी मोदी जी के इस मेडिटेशन की क्रिया से बिल्कुल परेशान है? इस वीडियो में पूरी तरीके से खुल के आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। तो चलिए चलते हैं विस्तार से अपने टॉपिक के ऊपर। मान्यता तब से मानी जाती है कि जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो सम्मेलन के लिए जा रहे थे तो शिकागो सम्मेलन जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जी के मन में बहुत से ऐसे प्रश्न उठ रहे थे। उन प्रश्नों का उत्तर पाना सबसे ज़रूरी था। साथ ही साथ उनके मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। उन विचारों को भी जानना स्वामी विवेकानंद जी के लिए सबसे आवश्यक हो चुका था। इन सभी प्रश्नों को और इन सभी विचारों को जानने के लिए स्वामी विवेकानंद जी उस स्थान का चयन कर रहे थे जहां पर उन्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सके। इन प्रश्नों को उत्तर लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत भ्रमण पर निकल पड़े। पूरे भारत भ्रमण पर निकलने के बाद उन्हें कहीं पर भी कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जो कि उन्हें उनके सभी प्रश्नों का जवाब दे सके। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी चलते चलते अपने भारत के सबसे आखिरी छोर तमिलनाडु के पास चले जाते हैं, जो कि समुद्र पर सबसे आखिरी ज़मीन होती है। वहीं से एक स्थान है जहां पर कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के ही बाजू में एक द्वीप है जिसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान पहले एक स्मारक था, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी इस स्थान के पास पहुँचे अपने उन सभी प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए, तो उन्होंने इस स्थान के बारे में जानने की कोशिश की। ये वही स्थान है जिसका हिंदू धर्म से भी मान्यता निकल करके आ रही है। पौराणिक कथाओं में ये मान्यता ये है कि ये वही स्थान है जहाँ पर माता पार्वती जी ने कन्या के रूप में भगवान शंकर जी की आराधना की थी। समाधि में बैठ करके उन्होंने काफ़ी तप और जप करने के बाद भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाया था। इसीलिए इसे हिंदू धर्म से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। ये हिंदुओं का एक पवित्र स्थान बन चुका है जो कि प्रेम के संबंध को भी ये दर्शाता है। इसीलिए इस स्थान को कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसी जगह पर एक मंदिर है, कन्याकुमारी जी का मंदिर। इसी मंदिर पर जाकर के भी पूजा अर्चना की और इसके बाद वो रॉक मेमोरियल में जाकर के समाधि ली थी स्वामी विवेकानंद जी के उस मेमोरियल में जाकर के। जब हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी ने जब उस स्थान पर जाकर के इसका पौराणिक धर्म से जब उन्होंने इसकी मान्यता को देखा, तो हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे ही। विवेकानंद जी ने इसी स्थान का चयन किया और चयन करने के बाद वो इसी स्थान पर समाधि में पूरी तरीके से लीन हो गए। और समाधि में लीन होने के बाद ये तब तक वो अपनी समाधि को नहीं हटे जब तक उनको उनके सभी प्रश्नों का जवाब नहीं मिल गया। जब उनके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया तो स्वामी विवेकानंद जी इसके बाद शिकागो सम्मेलन के लिए वो चले गए। इसके बाद जिस तरीके से शिकागो सम्मेलन में जाने के बाद उन्होंने जो स्पीचेस दी थी, वो स्पीच दुनिया की बेस्ट स्पीच के रूप में जानी जाती थी। वो स्पीच जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी थी। वो सभा, जिस सभा में तालियां रुक ही नहीं रही थी, तालियों की गड़गड़ाहट बजते ही चली जा रही थी। जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के अपनी प्रसिद्धि का जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया उस जगह पर, उसी समय से उन्हें पूरी दुनिया में उनका गुणगान गाया जाने लगा और पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी फेमस हो चुके। और ये जो भारत की स्मृति है वो पूरी दुनिया में पूरी तरीके से फैल चुकी थी।
इसीलिए इसी स्थान को बनाने के लिए इस स्थान को बना दीजिए, क्योंकि वहाँ पर पहले एक छोटा मोटा स्मारक हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, उन्होंने सीधे मना कर दिया कि हम इस स्थान को नहीं बनाएंगे। इसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं संघ से इसकी बात की। राष्ट्रीय स्वयं संघ ने जब इसके तथ्य को जाना तो उन्होंने निश्चय लिया कि हम इस मंदिर को बनवाएंगे। इस मंदिर को बनवाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं संघ के गोलवलकर जी ने, उन्होंने उस समय के एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक हुआ करते थे जिनका नाम था नाथ रनांडे जी को, उन्होंने सौंप दिया कि ये स्मारक आपको बनाना है, जो कि उन्होंने उसे बनाया, जिसे आज हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जानते हैं। इसी स्थान पर जाकर के नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने पूरी तरीके से समाधि ले ली है, जो कि 48 घंटे की है। ये कोई नई बात नहीं है कि मोदी जी यहाँ पर जाकर के समाधि ले रहे हैं। 2014 में मोदी जी बनारस गए थे। इसके बाद 2019 में वो केदारनाथ धाम गए थे, जहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन की क्रिया में बिल्कुल समाधि के रूप में बैठ करके 18 घंटे तक वो समाधि में ही रहे थे। इसके बाद 2024 में अब वो विवेकानंद रॉक में, ये समाधि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से रैलियाँ उन्होंने ताबड़तोड़ की, और इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए, थकान तो जीवन में हो ही जाती है। और साथ ही साथ इतने बड़े दुनिया के चुनाव को जब वो लड़ाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़े जो चुनाव है उसके यदि वो एक प्रधानमंत्री के रूप में भी स्थापित हैं, तो देश में उठ रहे उन सभी विचारों का, उठ रहे उन सभी प्रश्नों का जो कि उनके मन में उठ रहे हैं, उसका उत्तर तो उनको जीवन में चाहिए ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने इसे मेडिटेशन की क्रिया करके ही उन सभी प्रश्नों को वो पाना चाहते हैं, जो कि उन सभी प्रश्नों को उत्तर उन्हें मिल सके। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के ये जो स्मारक है, यहीं पर मोदी जी ने समाधि ले ली है। इससे विपक्ष भी परेशान है। विपक्ष का कहना यह है कि मोदी जी अभी भी प्रचार कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने 30 तारीख को ही मना कर दिया है कि 30 तारीख से कोई चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग के पास जाकर के विपक्ष ने अपील भी की है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मीडिया के पास भी राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। जब मीडिया के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच की राइट है तो मीडिया स्वतंत्र है, वो कहीं पर भी जा सकती है, कुछ भी चीज़ को दिखा सकती है और किसी भी चीज़ को बोल सकती है। आप उसे मना नहीं कर सकते, न चुनाव आयोग भी उसे मना नहीं कर सकता। मोदी जी इतने पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी है कि पूरा विश्व उनको देखना चाहता है। इसीलिए कुछ मीडिया वाले टीआरपी के लिए यदि उनके समाधि स्थल पर चले भी गए हैं, तो क्या मोदी जी का समाधि स्थल भंग हुआ है या नहीं? यदि भंग होता तो बात बनती, लेकिन मोदी जी का तो समाधि भंग नहीं हुआ है। मीडिया यदि उनके फ़ोटो को लेकर के अपने टीआरपी को बढ़ाना चाहती है, तो इससे किसी पार्टी को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन यदि पार्टी को दिक्कत हो रही है, ये तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, मीडिया को टीआरपी मिल रहा है। यदि मीडिया को टीआरपी जिससे मिलेगा उसी को मीडिया दिखाएगी, क्योंकि मीडिया को भी तो पैसे कमाना है। अगर मीडिया टीआरपी नहीं दिखाएगी तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए मीडिया भी पूरी तरीके से मोदी जी के पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई है। जिस तरीके से मीडिया ने मोदी जी के ऊपर अपने टीआरपी के लिए अपने कैमरेस को लेके जा कर के दिखाना, और साथ ही साथ ये वो स्थान है जो कि एक पर्यटक स्थल है, और मोदी जी ने पर्यटक के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछले कई दिनों से और पिछले कई महीनों से जिस तरीके से वो अपने पर्यटन स्थल का ब्रांड एम्बेसडर बन कर के प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, पूरा भारत उनके नक्शे कदम पर चल रहा है, और साथ ही साथ पूरी दुनिया भी इस स्थान को देखने के लिए आ रही है, इसके महत्व को भी जानने के लिए आ रही है, और साथ ही साथ भारत को पूरी दुनिया में रोशन करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए एक लाइक तो बनता है। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।